हेलो गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरवीएनएल एएन मैकेनिकल का जो 2018 का पेपर था, उसका पार्ट नंबर 4। इससे पहले 3 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। तो अगर उन पार्ट्स को आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप आरवीएनएल एएन मैकेनिकल पेपर नाम की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको जो भी नई अपडेट्स और वीडियोज़ हैं वो टाइम पर मिलते रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। इसमें पार्ट नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 31 था, वो रिलेटेड टू स्प्रिंग था। तो इसका डेटा तो मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो जैसे डिफ्लेक्शन पूछ लिया जाता है स्प्रिंग में, जो डेल्टा बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट या डिफ्लेक्शन, तो वो कैलकुलेट करते हैं हम कैस्टिग्लियानोस थ्योरम से। कैस्टिग्लियानोस थ्योरम में क्या होता है कि जब भी कोई भी पर्टिकुलर कोई भी मटेरियल रहता है या कोई उसकी अगर हमें स्ट्रेन एनर्जी पता है, तो स्ट्रेन एनर्जी को अगर हम पार्शियली डिफरेंशिएट करें उस पर लगने वाले लोड के रेस्पेक्ट में, तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो होता है हमारा डिफ्लेक्शन। तो इसी तरह से निकाला जाता है। तो अगर स्ट्रेन एनर्जी अगर हमें स्प्रिंग की निकालनी है, तो स्ट्रेन एनर्जी स्प्रिंग की हम क्योंकि टॉर्शन का टॉर्क वगैरह इसमें लगता है, इस वजह से हम स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला लिख सकते हैं हाफ ऑफ T² L डिवाइड बाई जी जे जो भी है। तो T हमारा टॉर्क हो गया, L हमारी लेंथ ऑफ स्प्रिंग हो गई, G हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गया, J हो गया पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टॉर्क अगर देखते हैं, अगर कोई स्प्रिंग हम देखें, तो जैसे हम स्प्रिंग पे ये स्प्रिंग लगा रखी है, इस पर कंप्रेसिव लोड लग रहा है W का। तो ऐसे इसका एक तो होता है कैपिटल D कोयल का डाया, मीन कोयल डाया जिसको बोलते हैं कि स्प्रिंग की कोयल का, और एक डाया होता है हमारा जो वायर का डाया होता है। तो WD/2 हमारा टॉर्क हो जाएगा यहाँ पे, अगर कैलकुलेट करें यहाँ सेंटर के अबाउट। तो इस तरह से बाकी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनके वैल्यू रख के हम निकाल सकते हैं अगर स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है। लेकिन स्ट्रेन एनर्जी को हमने जब डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड लोड, तो हमारे पास ऐसा कुछ निकल के आता है। यहाँ पे देखो, W हमारा लोड हो गया, D कोयल का डाया हो गया, N हो गया नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स, कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं ड्यूरिंग अप्लाइंग द लोड। कुछ ऐसे टर्न्स भी होते हैं जो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते हैं, तो वो हमें हटाने होते हैं। G हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, स्मॉल d है जो वायर का डाया है। तो इस तरह से इसको आप या तो याद कर लो या आपको मेथड पता होना चाहिए कि किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है। और सेकंड चीज़ देखते हैं, स्प्रिंग इन सीरीज़। स्प्रिंग इन सीरीज़ जो है, तो उसमें क्या होता है कि जब भी कोई लोड अप्लाई होता है स्प्रिंग पे, तो एक रिएक्शन प्रोवाइड करती है कि जैसे अगर आप कंप्रेस कर रहे हो तो वो उसका टेंडेंसी रहेगी कि वो एक्सटेंड होने की कोशिश करेगी, अपनी नॉर्मल जो फ्री लेंथ है उसमें आने की कोशिश करेगी। तो जब भी सीरीज़ में स्प्रिंग होगी, जैसे एक स्प्रिंग जुड़ी हुई है, दूसरी स्प्रिंग, फिर तीसरी स्प्रिंग, एक सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, तो उसमें क्या होगा, जब भी अपन लोड अप्लाई करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा उन तीनों के बीच में, जबकि लोड तीनों में सेम लगेगा, W ही लगेगा। लेकिन तो उसको कैलकुलेट करते हैं अपन जब मतलब कि डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, इस तरह से वो करना चाहें तो इस तरह से फॉर्मूला बन के आता है 1/k इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3। फिर सेकंड देखते हैं, स्प्रिंग पैरेलल में होता है। जब स्प्रिंग्स को पैरेलल कनेक्ट कर दिया आपने और फिर आप कोई लोड अप्लाई कर रहे हैं W, तो फिर क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, क्योंकि एक जो आपके एंड कनेक्शन है वो सेम है, और तब आप उसको कंप्रेस कर रहे हो या एक्सटेंड कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट तो सेम होगा स्प्रिंग में। लेकिन जो लोड अप्लाई कर रहे हैं W, तो दोनों की दोनों स्प्रिंग अपने जो स्प्रिंग कांस्टेंट के अकॉर्डिंग K1 और K2 के अकॉर्डिंग अपने क्या करेगी, उस हिसाब से अपना लोड शेयर करेंगी। तो K ये जब इसको सॉल्व करते हैं हम, जब कि आपका W इक्वल्स टू W1 प्लस W2 इस तरह से करके, तो K इक्वल्स टू K1 प्लस K2 प्लस K3 इस तरह से आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक पूछा जाता है कि जो स्प्रिंग होती है उसमें मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ लगता है, तो जो इनर वायर होता है, मतलब जो इनर साइड रहती है उसकी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस लगता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर दिया हुआ था और हाइट ऑफ माउंटेन पूछा था। तो कोई भी माउंटेन पे तो ऑब्वियसली कि वहाँ पे जो फ्लूइड रहेगा वो एयर रहेगा, तो और एब्सोल्यूट प्रेशर दे रखा था, तो हम सिंपली जो
प्रेशर की इक्वेशन होती है रो इंटू जी इंटू एच, उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। रो एयर का लगेगा, जी हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, एच अपनी हाइट आ जाएगी माउंटेन की। बस यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर होना चाहिए तब। एब्सोल्यूट प्रेशर अगर मान लो आपको गेज प्रेशर दे रखा है तो गेज प्रेशर में अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड करके एब्सोल्यूट प्रेशर कैलकुलेट करेंगे और फिर अपने को इस तरह से हाइट ऑफ माउंटेन ईजीली पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग प्योर टॉर्शन इक्वेशन विद सम वैल्यूज ऑफ डायमीटर एंड टॉर्क टू कंपेयर द वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ शीयर स्ट्रेस। कि जैसे कि दो अलग अलग मटेरियल दे रखे हैं और उनका डाया और टॉर्क दे रखा है कि हाँ भाई इतना इतना उनमें मटेरियल के हिसाब से, और शीयर स्ट्रेस जो है तो जो होगा 16T/πd³ होता है। तो उस तरह से उसको क्या कंपेयर कराया है, जैसे कि होलो शाफ्ट या सॉलिड शाफ्ट में कंपेयर करा ले या दो अलग अलग मटेरियल में कंपेयर करा ले। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि जो जो वैल्यूज़ दी हुई है उसके हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हो, रेशियो निकाल सकते हो कि कौन कितना गुना है या कौन कितना कम है, या कितना परसेंटेज ज़्यादा है दूसरा वाला या कितना परसेंटेज कम है। तो इस तरह से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस इन बाईएक्सियल स्ट्रेस कंडीशन। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन था। तो जैसे अपन एक एक्स और वाई डायरेक्शन में बाईएक्सियल स्ट्रेस जब लगते हैं, जैसे हम बता दें सिग्मा एक्स इस डायरेक्शन में लग रहा है हमारा एक्स डायरेक्शन में, सिग्मा वाई लग रहा है, और अगर बताना चाहें टो एक्स वाई भी अगर लग रहा है तो ये टो एक्स वाई लग रहा है, यहाँ पे भी ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से तो अब क्या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना था। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की नॉर्मल स्ट्रेसेस निकालो आप और शियर स्ट्रेसेस एक्स और वाई डायरेक्शन में, उससे आप मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकाल सकते हो। टॉमैक्स का फॉर्मूला जो आता है कि नॉर्मल स्ट्रेस के थ्रू हाफ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, और उस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे प्लस माइनस ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला तो यही बन जाता है हाफ ऑफ रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस टो एक्स वाई बाई वो टो एक्स वाई का होल स्क्वायर, इस तरह से। तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन था रेडियस ऑफ मोहर सर्किल कैलकुलेशन। इस तरह से थी कि मोहर सर्किल की रेडियस पूछी थी। तो इसमें क्या था कि बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन था कि आपको एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेसेस की वैल्यू दे रखी है, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेसेस की वैल्यू दे रखी है, और शेयर स्ट्रेसेस भी ऐसे दे रखे हैं। तो आपको क्या करना था, पहले तो आपको नॉर्मल स्ट्रेसेस जो मैक्सिमम और मिनिमम लगते हैं, जो प्रिंसिपल शियर स्ट्रेसेस होते हैं, प्रिंसिपल नॉर्मल स्ट्रेसेस होते हैं सिग्मा 1 सिग्मा 2, वो कैलकुलेट करना था। और अगर आपने वो कैलकुलेट कर लिया तो मोहर सर्किल का रेडियस क्या होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2। तो वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि अगर ट्राईएक्सियल हो गया या आपको ट्राईएक्सियल बोल दिया लेकिन थर्ड वैल्यू नहीं दे रखी, यानी कि सिग्मा जेड नहीं दे रखा, तो सिग्मा जेड को आपको 0 कंसिडर करना है, फिर उसके हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो जो भी बड़ा होगा, मतलब अगर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 या इस तरह से, वो आपको चीज़ पता होनी चाहिए। तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 ये बेसिक फार्मूला है आपका कैलकुलेट करने का रेडियस ऑफ मोहर सर्किल। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन था COP ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम पूछा था, और इनपुट पावर टू कंडेंसर पूछी हुई थी। तो ये इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट में ये क्वेश्चन बहुत कॉमन रहता है, आपको याद भी होगा। ऐसा कुछ था कि इस तरह से वर्क इनपुट है और आपको इनपुट पावर दे रखी है, इनपुट पावर पूछी है आपसे, और आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दे रखा होगा और COP दे रखा होगा। तो COP अपने को पता है कि डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन इनपुट पावर होती है। अब कंडेंसर का बोला, तो कंडेंसर का मेन काम क्या रहता है कि जो भी हीट रिजेक्ट करता है सराउंडिंग्स में, एटमॉस्फेयर में, तो वो हमारा जो डिजायर्ड इफेक्ट है, अगर कंडेंसर की बात करें या हीट पंप की बात करें, तो वो ये वाला पोर्शन रहता है। तो आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्लस वर्क इनपुट को जोड़ेंगे तब यहाँ पे आप पहुँचेंगे उस, और COP आपको दे रखा था। तो डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन इनपुट पावर, COP वैल्यू दे रखी है, तो इनपुट पावर आपकी आराम से निकल जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन था। बस कंडेंसर में ये ध्यान रखिएगा कि आपको डिजायर्ड इफेक्ट है वो इस तरह से जो आपका रिजेक्ट वाला पार्ट रहता है वो रहता है। एक चीज़ और ध्यान रखना,
कि कई बार बोलते हैं रिवर्स कार्नोट साइकिल या ऐसे, और उसमें मेंशन नहीं किया होता कि आपको सीओपी निकालना रहता है, वैल्यूज़ दे रखी होती है टेम्परेचर्स की, T1 T2 ये दे रखा है, हायर लो लोअर, लेकिन आपको ये नहीं बोला जाता कि आपको हीट पंप के लिए कैलकुलेट करना है या रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए कैलकुलेट करना है। तो जब भी रिवर्स कार्नोट साइकिल या कुछ भी ऐसा दिखे और आपको ऐसा पूछा जाए तो सीओपी आपको रेफ्रिजरेशन का ही निकालना रहता है। कई बार ऑप्शंस इस तरह से कन्फ्यूजन होते हैं कि आपने रेफ्रिजरेशन निकाला 3 भी अवेलेबल है और हीट पंप के अकॉर्डिंग निकाला 4 भी अवेलेबल है, आपको 3 टिक करना है। ये हमेशा जनरल प्रैक्टिस है कि ये सही रहता है, कि क्योंकि रेफ्रिजरेशन सिस्टम के हिसाब से सबसे पहले डेवलप किया गया था। तो आपको हमेशा जब भी रिवर्स कार्नोट साइकिल वगैरह बोले, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी काफ़ी पेपर्स में ऐसा होता है कि दोनों ऑप्शन में दिए हुए रहते हैं, तो आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट वाला टिक करना है, क्योंकि उसमें पूछा नहीं रहता कि आपको रेफ्रिजरेशन के लिए बोला है या हीट पंप के लिए बोला है, लेकिन आपको रेफ्रिजरेशन वाला ही टिक करना है सीओपी आपसे पूछा जाए तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था फॉर्मूला या न्यूमेरिकल रिलेटेड टू सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस। तो या तो फॉर्मूला पूछा था या न्यूमेरिकल, मेरे को जहाँ तक याद है न्यूमेरिकल पूछा था। तो सिलेंड्रिकल जो प्रेशर वेसल होती है उसमें P/2T होता है हमारा सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस, यही सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस तो इसका हाफ होता है, P/4T होता है। P अपना प्रेशर हो गया, जो भी एब्सोल्यूट प्रेशर है जो प्रेशर वेसल का, और D उसका डायमीटर हो गया, T उसकी थिकनेस ऑफ दैट सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल हो गई। तो कई बार क्या होगा आपसे कि प्रेशर दे रखा होगा, थिकनेस दे रखी होगी, डायमीटर दे रखा होगा, आपको सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, या सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस ना बोल के आपसे पूछ लिया जाए मैक्सिमम स्ट्रेस, तो मैक्सिमम स्ट्रेस आपको पता होना चाहिए सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस होता है। फिर एक इस पे बेस्ड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, थिकनेस की कैलकुलेशन करवा लिया आपसे कि आपको बोल दिया कि सिग्मा परमिसिबल दे रखा है, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू दे रखी है, तो मतलब आपको सरकमफेरेंशियल दे के रखा है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि P/4T की वैल्यू अपने को दे रखी है, वो नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेस आपका सरकमफेरेंशियल वाला होता है। तो आपको प्रेशर दे रखा होगा, डायमीटर दे रखा होगा और कैलकुलेट करवा रहे होंगे थिकनेस, तो इस तरह से। या कई बार क्या होता है मैक्सिमम स्ट्रेस दिया हुआ रहता है, मैक्सिमम स्ट्रेस जिस तरह से बताया, मैक्सिमम स्ट्रेस का मतलब सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस दे दिया, फिर थिकनेस की कैलकुलेशन कराई इस तरह से, या कोई भी डायमीटर निकलवाया या कितना उसका होना चाहिए, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 था कि डायमीटर ऑफ शाफ्ट पूछी थी और टॉर्शन इक्वेशन, जो जनरल टॉर्शन इक्वेशन अपनी उसके थ्रू, और बाकी डेटा दिया हुआ था। तो अपने को पता है टॉर्शन इक्वेशन T/J=τ/R = G∙ L है। तो अपने को क्या था, शियर स्ट्रेस दिया हुआ था, डायमीटर ऑफ शाफ्ट पूछा था, तो अब ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ये रेडियस हो गया, टॉर्क इस तरह से दिया हुआ है। तो अपने को पता है कि टॉर्क की वैल्यू होती है 16T/πd³। तो अगर अपन को दिया हुआ है या कहीं से कैलकुलेट करना पड़ रहा है अपने को, और अपने को टॉर्शन दिया हुआ है, तो अपन आराम से इस फॉर्मूले को लगा के डायमीटर निकाल सकते हैं। बस इसमें ध्यान रखना कि d³ की वैल्यू आएगी अपने पास, तो इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा जब d की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी वो होगा तो आपके पास 5 ऑप्शन रहेंगे, तो एग्जैक्ट आप नहीं निकाल सकते, तो आपको अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा, और 5 ऑप्शन आप आराम से केयरफुली देखिए कि कौन सा ऑप्शन आपके साथ मैच कर रहा है, थोड़ा अप्रोक्सीमेट करके, तो वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएगी। थोड़ा कैलकुलेशन में इस चीज़ में ध्यान रखना। और उसमें सबसे बड़ी बात आती है कि आप एक सिंगल यूनिट में करें, जैसे जनरली mm के हिसाब से या N/mm में दे रखा होता है टॉर्शन वगैरह, तो आप कोई भी एक यूनिट में कन्वर्ट कर ले, आपसे पूछा किस में है उसके हिसाब से, जैसे आपको mm में पूछा है तो आप टॉर्क को N/mm में कन्वर्ट कर लें, और शियर स्ट्रेस जो अपना मेगा पास्कल में दिया हुआ रहता है उसको भी, मतलब मेगा पास्कल = N/mm² हो गया, तो अपनी यूनिट्स चेक करके आप क्वेश्चन करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये RAC का क्वेश्चन था, हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस का इफेक्ट पूछा था WBT पे और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पे। तो अपन अगर एक साइक्रोमेट्रिक चार्ट बनाएं, तो साइक्रोमेट्रिक चार्ट कुछ ऐसा बनता है, ये आपका y एक्सिस पे ओमेगा रहता है, यानी कि आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रहती है, और x एक्सिस पे टेम्परेचर रहता है जो कि DBT को शो करता है। तो इस तरह से आपका रहता है। अब हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, मतलब हीटिंग कर रहे हैं मतलब टेम्परेचर भी राइज कर रहा है, और ह्यूमिडिफिकेशन मतलब अपन वाटर वेपर ऐड कर रहे हैं तो ओमेगा बढ़ रहा है, तो इस तरह से कोई प्रोसेस है। ठीक है, ये आपका इस तरह से ये सैचुरेशन कर्व रहता है। ये तो आपकी हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस हो गई, और ये सैचुरेशन कर्व हो गया। अब पूछा है कि भाई हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन के पे WBT का क्या, तो वेट बल्ब टेम्परेचर रहता है, तो वेट बल्ब टेम्परेचर और जो आपकी एंथैल्पी लाइन है वो लगभग कोइंसाइड सी करती हैं, लगभग अपन इक्वल मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेट करके, और
स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी तो हमें पता है कि ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी तो बढ़ेगी, ओमेगा बढ़ेगा। अब डब्ल्यू का देखना है हमें। तो कोई भी दो प्रोसेस कंसिडर कर ले, मान लो कि ये कोई सेचुरेशन कर्व है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ 1 पे है सेचुरेशन कर्व, ऐसे ही सेकंड सेचुरेशन कर्व है। इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ टेम्परेचर देखते हैं, तो जो ये शो करता है यहाँ पे टेम्परेचर, ये आपका WBT होता है। फिर नेक्स्ट दूसरे सेचुरेशन, मतलब यहाँ पे अगर 100% है सेचुरेशन कर्व इस पे, तो दूसरा ये जो कर्व है इस पे मान लिया हमने 80% है, 80% है, और जो जहाँ तक पहुँच रहे हैं अपन वो 60% है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 80 से 60 जा रहे हैं अपन। तो अपना DBT में क्या हो रहा है, DBT क्या WBT में, WBT पहले यहाँ पे था अपना, इस पे सेचुरेशन कर्व पे कट कराया तो हमारा DBT मतलब WBT यहाँ पर आ गया। तो WBT क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। ये थोड़ा सा मैस हो गया है, लेकिन आपको पता लगना चाहिए कि WBT पहले यहाँ था, इसके करस्पॉन्डिंग WBT ये था। अभी जो नई कंडीशन बन गई, जो फाइनल पोजीशन बनी, यहाँ पे WBT यहाँ पे है, तो दोनों मतलब WBT आपका इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है और WBT का यहाँ से पता लग गया कर्व का। तो इससे रिलेटेड साइकोमेट्रिक चार्ट से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 40 था शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इसमें आपका पूछा था, ये शायद सिंपली सपोर्टेड बीम था उसका क्वेश्चन था। तो आपको शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जैसे कि कोई लोड लगा दिया सेंटर पे, तो आपकी रिएक्शंस आएंगी यहाँ पे दोनों एंड्स पे, और इस तरह से आपको कैलकुलेट करके आपको शेयर फोर्स डायग्राम बनाना रहता है और बेंडिंग मोमेंट। तो उससे रिलेटेड पूछा था कि कहाँ पर मैक्सिमम है या कहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर आएगा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे शेयर फोर्स यहाँ पे बनेगा इस तरह से, कुछ यहाँ से राइज, ये ड्रॉप, और इस तरह से बनेगा पॉजिटिव नेगेटिव। और अगर हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना चाहें तो इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे देखो शेयर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है, तो आप यहाँ पे क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो गया। तो पूछा होगा इस तरह से कि सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर हम सेंटर पे लोड अप्लाई कर रहे हैं तो कहाँ पे मैक्सिमम था या कहाँ पे, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन थे। तो हाँ, ये हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस करे। तो बाकी हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस या साइकोमेट्रिक चार्ट ये क्वेश्चन था, जिसमें उसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई आपका जो DPT होता है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होती है, और अगर WBT वो एडियाबेटिक प्रोसेस होती है। इस तरह से क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं कि जिस तरह से आप किस तरह से कोई भी प्रेशर को आप कैसे ड्रॉप करवा रहे हो, तो उस टेम्परेचर तक कैसे लेके जा रहे हो। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस आपके, ये 10 क्वेश्चंस थे आपके टेक्निकल के जो हमने डिस्कस करे। बाकी और भी 2 पार्ट और आएंगे इसके, तो आप बने रहिए हमारे साथ। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ है आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और भी कोई भी आपको किसी भी तरीके के क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भेजिए, पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद, और रेगुलर अपना रिवीजन करते रहिए। अभी बहुत 5-6 दिन का ही टाइम रह गया है, बहुत कम टाइम है, तो अपना तैयारी पर पूरा फोकस करिए। अपने नोट्स रिवाइज़ करिए, शॉर्ट नोट्स जो भी आपने बना रखे हैं, या अभी क्योंकि सब्जेक्ट्स तो लगभग आपको सारे ही पढ़ने हैं टेक्निकल के लिए, क्योंकि लगभग पेपर सारा पोर्शन कवर होता है। तो देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। और चैनल ने को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियो टाइम पे मिलते रहें। धन्यवाद।